डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एरिक एरिक्सन के साइको सोशल डेवलपमेंट के स्टेजेस समझेंगे। 8 स्टेजेस जिन्होंने डिस्कस किए हैं उस पे अक्सर टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये काफी कुछ सिगमंड फ्रायड से प्रभावित थे, लेकिन सिगमंड फ्रायड जहां इद को इम्पोर्टेंट मानते थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, इद साइकोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। एरिक एरिक्सन ईगो साइकोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ईद की तो अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी लाइफ डिटरमाइन होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे ईगो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप होता है। और वो ये मानते हैं कि ईगो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसके इंटरेक्शन के वजह से डेवलप होता है। तो इसीलिए फ्राइड ने जहां साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात की है, एरिक्सन साइको सोशल स्टेजेस की बात करते हैं। एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, साइको एनालिस्ट हैं, साइकोडायनेमिक स्कूल को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके आइडियाज को एक नए लेवल पर ये ले गए हैं। अ, जैसा कि मैंने भी कहा कि बेसिकली ये जर्मन है, लेकिन बाद में शिफ्ट हो गए थे यूएस। और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, आज हम अक्सर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट। वो शब्द इन्हीं ने डिवाइस किया है, आइडेंटिटी क्राइसिस। और जो साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थियरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, उसके ओरिजिनेटर के रूप में जाने जाते हैं। ये कहते हैं कि जो इंसान की जो साइको सोशल डेवलपमेंट है वो 8 स्टेजेस में होती है, जिसमें से 5 तो 18 साल की उम्र तक ही हो जाता है, और जो बाकी 3 है 18 साल के बाद की उम्र में विकसित होता है। और इनके हिसाब से पर्सनालिटी प्री डिटरमिन्ड ऑर्डर में स्टेज बाय स्टेज डेवलप होती है। आपको याद होगा कि फ्राइड भी स्टेजेस की बात करता है, पियाजे भी स्टेजेस की बात करते हैं। तो ये जितने भी स्टेज थियरी वाले लोग हैं, ये जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है उसको एपिजेनेटिक प्रिंसिपल कहते हैं। तो आपको ये भी एक शब्द याद होना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि स्टेप्स एंड स्टेजेस में होती है, प्री डिटरमिन्ड ऑर्डर पे होती है, एक स्टेप पूरा होने के बाद अगले स्टेप पे जाती है, वो सब एपिजेनेटिक प्रिंसिपल में बिलीव करने वाले लोग हैं। तो एरिक्सन भी उसी कैटेगरी के स्कॉलर हैं। हर स्टेज में एरिक्सन मानते हैं कि एक साइको सोशल क्राइसिस से व्यक्ति गुजरता है। वो क्राइसिस यदि सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाता है तो पॉजिटिव परिणाम होते हैं, और सक्सेसफुली रिजॉल्व नहीं होता है तो नेगेटिव परिणाम होते हैं, और दोनों हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है। और इसमें देखो दोनों शब्द है, साइको इंडिविजुअल लेवल पे और सोशल जो है वो सोसाइटी के लेवल पे है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सेल्फ और सोसाइटी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैं और समाज के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट का सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एक खास तरह की पर्सनैलिटी को जन्म देता है, और अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी को जन्म देता है। अ, और यदि वो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन हुआ है तो एक बेसिक वर्च्यू डेवलप होती है। तो आप इसको फिर से समझिए। वो बोल रहे हैं 8 स्टेजेस हैं। हर स्टेज पे क्राइसिस होता है, सेल्फ और सोसाइटी के बीच में, और वो क्राइसिस सक्सेसफुली रिज़ॉल्व हो जाता है, तो हर स्टेज में एक वर्च्यू, एक गुण जो है वो मनुष्य के व्यक्तित्व में विकसित होता है। और यही वो स्ट्रेंथ है जो हमको आगे के लेवल की क्राइसिस को, संकटों को से निपटने के लिए ताकत के रूप में काम आता है। और यदि ये फेलियर हो जाता है, वो स्टेज पर वो वर्च्यू डेवलप नहीं हो जाती है, तो आगे के जो क्राइसिस हैं उसको भी सक्सेसफुली रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, और पर्सनैलिटी भी अनहेल्दी डेवलप होती है, और जो सेंस ऑफ सेल्फ है, स्वयं की जो कल्पना है, स्वयं का जो विकास है वो भी सीमित हो जाता है। हालाँकि ये जो इस स्टेज पे जो चीज़ डेवलप नहीं हो पाई, वो आगे भी जो है वो डेवलप हो सकती है। इस स्टेज का क्राइसिस आगे के लेवल पे भी सॉल्व हो सकता है, ऐसा ये मानते हैं। तो अब एक टेबल मैंने विकिपीडिया से लिया है, और वो टेबल यदि आप समझ गए और टेबल आपने याद रखा, तो 1 या 2 नंबर, 1 नंबर के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, एचपी टेट में भी और सीटेट में भी। कई बार ये एमसीक्यू में जो ऑप्शंस हैं वो इस पे पूछे जाते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब इसको ठीक से समझते हैं। देखिए, ये
जो स्टेजेज़ हैं इन्फेंसी है, शिशु की अवस्था से लेकर के लेट एडल्टहुड मतलब मृत्यु तक, पूरे लाइफ स्पैन से जुड़ा हुआ है। तो आप देखें कि जो एज है वो 2 साल है पहला स्टेज, 2 साल से 4 साल, फिर 5 से 8 साल, 9 से 12 साल, 13 से 19 साल। तो आप देखें 18-19 साल तक में ही 5 स्टेजेस पूरे हो गए हैं और उसके बाद अर्ली एडल्टहुड है। मिडल एडल्टहुड जो सबसे लंबा ड्यूरेशन जो है वो दिखाया अर्ली एडल्टहुड और मिडल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड जो है वो 60 प्लस। एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस का टर्म मैंने आपको बताया एरिक्सन से पूछा जाता है। दूसरा यूजुअली साइकोलॉजिस्ट्स का जो ध्यान रहा था उस समय तक वो बच्चों पे रहा था। बट चाइल्डहुड के बियॉन्ड की साइकोलॉजी खासकर मिडल एजेस, अर्ली एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड इस पीरियड को साइकोलॉजिकली बहुत क्रूशियल नहीं माना जाता था साइंटिफिक सर्कल में। जबकि उस समय भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल माइलस्टोन्स पूरे किए जाते हैं। तो एक ये भी एरिक्सन का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। आइए पहले स्टेज को समझते हैं। पहले स्टेज में मेरा जो फ़ोकस है वो दूसरे और तीसरे कॉलम पे ज़्यादा है। हालाँकि मैं बाकी के जो 3 कॉलम है उसकी बहुत हल्का-सा आई विल टच अपॉन दोज़ कॉलम्स एज़ वेल। लेकिन बेसिकली आपको जो याद रखना है, वो पहले 3 कॉलम याद रखने हैं और यदि पहले 3 कॉलम आपको समझ में आ गए हैं, तो बाकी के 3 कॉलम आप गेस भी कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। इन्फैंसी जो बच्चा अशक्त है, अबोध है, दुधमुहा बच्चा जिसको बोलते हैं ना, शिशु की अवस्था में है, उसकी जो क्राइसिस ये है कि उसकी जो नीड है, उसकी नीड जो सोसाइटी है, सोसाइटी मतलब उसकी मदर हैं या जो घर के लोग हैं, वो पूरी करते हैं कि नहीं? भूख लगते ही दूध मिलता है कि नहीं? सुसु-पॉटी आते ही उसको क्लीन किया जाता है या नहीं? अब ये यदि उसको रेगुलर प्रॉपर केयर हो जाती है, तो उसको सोसाइटी के प्रति एक विश्वास पैदा होता है। अदरवाइज़ यदि वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड है या कब इरैटिक है, अनप्रेडिक्टेबल है, कभी तो किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, कभी नहीं रखा जाता है, तो एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी वो डेवलप होती है। और यदि वो प्रॉपर उसकी अपब्रिंगिंग है, प्रॉपर केयर है, मतलब सोसाइटी के प्रतिनिधि मदर हैं या जो भी केयर गिवर है, उसका रिस्पॉन्स यदि पॉजिटिव है, तो बच्चे में जो वर्च्यू डेवलप होता है, वो है होप। और यदि वो नेग्लेक्टेड फील करता है, तो बच्चे में हमेशा आगे आने वाले दिनों में एक मिसट्रस्ट सोसाइटी के लिए डेवलप हो जाता है। आपने अक्सर फ़िल्मों में भी देखा होगा, रियल लाइफ़ में भी देखा होगा कि जिनके इन्फैंसी स्टेज में जिनको नेग्लेक्ट मिली है, फादर-मदर नहीं थे या थे तो ध्यान नहीं रखते थे या अनाथालय में पले हैं, तो उन बच्चों में यूजुअली देखा गया है कि सोसाइटी के प्रति उनका ट्रस्ट डेवलप नहीं होता और ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो वर्च्यू जो डेवलप होती है, जो पूरी लाइफ़ उनको हर स्टेज की क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार करती है, वो स्टेज है, वो है होप। उसके बाद का जो अगला लेवल है वो टॉडलरहुड का पीरियड है 2 से 4 साल। यहाँ पर बच्चों में फिज़िकल एबिलिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, चलना, बोलना, उलटना, मदर से दूर जाकर के खिलौने उठाना, ज़मीन पे कोई चीज़ पड़ी है उठ को उसको उठा कर के मुँह में डाल लेना, चलना बिना सहारे के, ये सारी चीज़ें इस स्टेज में डेवलप होती है। बच्चों में कहीं न कहीं ऑटोनॉमी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन यदि पेरेंट्स उसको ऑटोनॉमस बिहेवियर को एनकरेज नहीं करते हैं, उसको डेवलप होने में सपोर्ट नहीं करते, पूरी तरह कंट्रोल करते हैं या डिस्करेज करते हैं, तो बच्चों में फिर शेम कहीं न कहीं या डाउट अपनी जो योग्यताएँ हैं, फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। लेकिन पैरेंटल सपोर्ट के बाद यदि वो बहुत सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली कर लेता है, तो उनमें ऑटोनॉमी डेवलप होती है और इस साइकोलॉजिकल क्राइसिस से जब बच्चा निकल जाता है, तो जो वर्च्यू डेवलप होती है, उसी वर्च्यू को कहते हैं विल, इच्छा शक्ति। नेक्स्ट जो लेवल है अर्ली चाइल्डहुड, उसमें आप देखें कि इसमें बच्चा अपने इनिशिएटिव लेना शुरू करता है। खुद खेल शुरू करना की इनिशिएटिव, दोस्तों के पास जाने की इनिशिएटिव, ये सारी इनिशिएटिव्स जो हैं वो सोशल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे खुद करना शुरू कर देता है और पैरेंटल सपोर्ट मिलती है, तो उसमें एक सेंस ऑफ इनिशिएटिव डेवलप होती है। अदरवाइज़ उसमें एक सेंस ऑफ गिल्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है क्योंकि यहीं पे इसी एज में बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलना-कूदने की शुरुआत करते हैं। तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है वो उस पे डिपेंड करता है और यदि इस साइकोलॉजिकल क्राइसिस से बच्चा सक्सेसफुली निकल जाता है, तो पर्पस की जो वर्च्यू है वो डेवलप होती है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा उसको डिस्करेज करते रहते हैं, तो उसको पता नहीं चलता है कि क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि बच्चों की जो छोटी-छोटी इनिशिएटिव्स होती हैं, खुद कोई चीज़ कर लेने की इनिशिएटिव, जैसे बच्चा खुद पहले पानी नहीं पीता था, खुद
गिलास से पानी निकाल रहा है और पेरेंट्स डिस्कस करते हैं, "क्यों ले रहा है पानी? तुमको माँगना चाहिए।" तो अब ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो उसमें गिल्ट जो है वो जन्म लेती है, तो उसके मन में क्वेश्चन यही चलता रहता है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और यदि ये पीरियड सक्सेसफुली रिज़ॉल्व हो जाता है, तो सेंस ऑफ पर्पस जो है वो बच्चों में डेवलप। अब जो है वो बच्चे पड़ोस में खेलना शुरू कर दिया है, स्कूल जाना शुरू कर दिया है, स्कूल में बहुत एक्टिव होने शुरू हो गए हैं। स्कूल में बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही है, इसमें भाग लेना शुरू कर दिया है। कोई बच्चा गणित में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में, कोई म्यूज़िक में, कोई दोस्तों के साथ, कोई टीचर्स के साथ। अलग-अलग एरियाज़ में उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो दिखनी दिखनी शुरू हो गई हैं, और किसी एरिया में नहीं दिखनी शुरू हो गई हैं, तो सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इस पीरियड में यदि सक्सेसफुली ये क्राइसिस रिज़ॉल्व कर लेता है, तो कॉम्पिटेंस अ की जो भावना है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, योग्यता की जो भावना है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज में एरिक्सन का सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है एडोलेसेंट एज, जहाँ वो कहते हैं कि इस एज में बच्चा अपने घर वालों से दूर होकर के समाज के पास जा रहा है। पीयर का जो है वो रोल बढ़ता जा रहा है। रोल मॉडल की भूमिका, चाहे वो शिक्षक हो या कोई फ़िल्म स्टार हो या कोई पड़ोसी हो या बड़े भाई हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, वो रोल मॉडल के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और इस स्टेज में कई लेवल पे आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, आइडेंटिटी पर्टेनिंग टू ऑक्यूपेशन, वो साइंस का स्टूडेंट है कि आर्ट्स का, वो इंजीनियरिंग टाइप का है, मेडिकल टाइप का, या सिविल सर्विसेज टाइप का, या टीचर टाइप का। तो ऑक्यूपेशनल रोल में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, स्ट्रीम उसके लिए कौन सा ठीक रहेगा। सेक्सुअल रोल्स भी अब उसके चेंज होने शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल रोल अब उससे उम्मीद की जाती है कि वोट डालेगा, तो वो कांग्रेस को डालेगा कि बीजेपी को डालेगा, ये कम्युनिस्ट को डालेगा। तो पॉलिटिकल रोल, सोशल रोल जो है उसके चेंज होते जा रहे हैं। सेक्सुअल रोल्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि इसी एज में वो सेक्सुअल रिलेशन के लिए भी उसकी बॉडी जो है वो मैच्योर होनी शुरू हो जाती है। और फ्रेंड्स, चाहे वो सेम सेक्स के फ्रेंड हो या अपोजिट सेक्स के फ्रेंड हो, उनके साथ जो है इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो अब यहीं पर ये, मैं हेटेरोसेक्सुअल हूँ कि होमोसेक्सुअल हूँ, मैं एसएफआई की विचारधारा मुझे अट्रैक्ट करती है कि एबीवीपी की विचारधारा, एनएसयूआई की विचारधारा अट्रैक्ट करती है। तो अलग-अलग रोल्स में जो उसकी आइडेंटिटी है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है कि मैं साइंस टाइप हूँ या आर्ट्स टाइप हूँ या किस तरह का हूँ, कॉमर्स टाइप। तो अब ये जो कन्फ्यूजन है वो यदि दूर हो जाता है, अ, तो जो वर्च्यू डेवलप होती है वो फिडेलिटी। फिडेलिटी बेसिक आइडिया ये है कि व्हेन यू कैन डिवोट योरसेल्फ टू अदर्स विदाउट कंडीशंस, वो जो एबिलिटी है उसको फिडेलिटी कहते हैं। तो मैं कौन हूँ? आइडेंटिटी क्राइसिस, जो मैंने पहले भी कहा था, एरिक्सन का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। वो एडोलेसेंस की बेसिक डेवलपमेंटल टास्क है, उस क्राइसिस से बाहर निकलना। जो डिफरेंट रोल हैं, सोशल, पॉलिटिकल, एकेडमिक रोल्स हैं, उसको लेकर के क्लैरिटी डेवलप होना, तो वो एक इम्पोर्टेंट साइको सोशल क्राइसिस है। नेक्स्ट, अर्ली एडल्टहुड, जहाँ जो है इंटीमेसी और आइसोलेशन, किसी के पास होना, उसको अपनी सारी चीज़ें शेयर करना, और दूर होना, उसके बीच का जो द्वंद है वो चलता है। और इस बीच में यदि सक्सेसफुली रिज़ॉल्व हो जाता है, आप रिलेशनशिप हेल्दी वे में फ़ॉर्म कर लेते हैं, तो जो वर्च्यू डेवलप होती है, वो वर्च्यू लव की वर्च्यू है। अदरवाइज़ जो आइसोलेशन है, वो बंदा अकेला हो जाता है, डिप्रेशन और इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, वो होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट लेवल जो है वो आपका बहुत, सेकंड लेवल की प्रोडक्टिविटी जो है वो शुरू होती है जेनरेटिविटी और स्टैग्नेशन। देखो, जेनरेटिविटी का मतलब है टू मेक योर मार्क सो दैट यू मे बी रिमेंबर्ड इवन आफ्टर यू आर नॉट इन द वर्ल्ड। तो आप देखोगे 40 प्लस के जो लोग हैं वो इस तरह के काम करते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना, बच्चों को बड़ा करना, उनको इंडिपेंडेंट बनाना, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके बच्चे, टीचर्स स्टूडेंट्स पे मेहनत करते हैं, क्योंकि टीचर्स के जाने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लेगेसी को ले जाते हैं। राइटर्स अपनी बेस्ट बुक लिखते हैं ताकि उनके मरने के बाद उनकी किताबें जो है वो चले। म्यूजिशियंस अपने बेस्ट सॉन्ग कंपोज करते हैं, साइंटिस्ट अपने बेस्ट डिस्कवरीज इन्वेंशंस करते हैं, क्योंकि स्टैग्नेशन और अदरवाइज उनकी लाइफ में एक स्टैग्नेशन ठहरा हुआ जाती है। तो जनरेटिविटी का मतलब है गोइंग बियॉन्ड योर लाइफ, यू वांट टू कंट्रीब्यूट सो दैट यू आर रिमेंबर्ड इवन आफ्टर यू आर नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड। तो जनरेटिविटी जिनमें नहीं होती है उनमें स्टैग्नेशन हो जाती है, और उस बीच में जो सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन जो डेवलप होता है, तो इस बीच में जो वर्च्यू, यदि सक्सेसफुली आप इस क्राइसिस से निकल जाते हैं, तो उस वर्च्यू जो डेवलप होती है वो है केयर। केयरिंग फॉर योर फैमिली, केयरिंग फॉर योर कम्युनिटी, केयरिंग फॉर सोसाइटी इन जनरल, वो सारी चीजें इसमें डेवलप होती हैं। एंड लास्ट स्टेज है, जब आप अपने जीवन के आखिरी अवस्था में हैं, आप अपने जीवन को
मुड़कर देखते हैं तो एक कंप्लीटनेस नज़र आती है। आपको लगता है आपने कुछ किया है ज़िंदगी में, तो ईगो इंटीग्रिटी है वो। और यदि आपको लगता है आपने बेकार ही वेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं किया, तो वो सेंस ऑफ डिस्पेयर आती है। और ये सक्सेसफुली आप रिज़ॉल्व कर लेते हैं, तो जो वर्च्यू डेवलप होती है, वो विज़डम जो है वो डेवलप होती है, जिसमें आप रिफ्लेक्टिव मोड में जाते हैं और वहाँ से बेस्ट आइडियाज़ निकाल के लाते हैं। तो आपने देखा ये आपको याद क्या रखना है? क्राइसिस याद रखनी है, वर्च्यूज़ याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। बट आप जो बाकी कॉलम्स हैं उसको भी आप याद रखते हैं। बट मोटा-मोटा आपको याद रखना है इन्फेंसी, टॉडलरहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, अर्ली एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड। तो आप देख रहे हो कि इन्फेंसी हो गई, 3 तरीके की चाइल्डहुड हो गई, 3 तरीके की एडल्टहुड हो गई, बीच में एक एडोलेसेंस है। बस आपको 8 स्टेजेस याद रखने आसान हो गए। तो हम सारांश में कह सकते हैं कि बहुत रियलिस्टिक लगता होगा, रिलेटेबल है, हम लोग सब अपनी लाइफ से उसको जोड़ के देख सकते हैं और जो भी साइको सोशल डेवलपमेंट है उसको भी इफेक्टिवली टाई अप करता है। और मैंने जैसा कहा कि एडल्टहुड पे साइकोलॉजिस्ट का ध्यान पहली बार गया कि ये भी प्रोडक्टिव पीरियड होता है। हालाँकि इनकी जो वीक पॉइंट मानी जाती है कि कॉजेज़ ये कैसे कारण क्या है इस डेवलपमेंट का, उस पे बहुत कुछ इन्होंने क्लैरिटी नहीं दिखाई है। तो डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है इसमें, जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का, लेकिन जो कॉज़ेशन वाला एस्पेक्ट है, जो किसी भी थ्योरी का आधार है, वो इनकी थ्योरी में वीक है। तो आई होप कि साइकोलॉजिकल क्राइसिस कोई पूछा जाए और उससे क्या वर्च्यू निकलती है पूछा जाए, तो यू शुड बी एबल टू